आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 है और इसमें पढ़ने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका में जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अंतर्द्रव्य जालिका। तो हम इस पे बात करेंगे अंतर्द्रव्य जालिका है कहाँ पर पाई जाती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। तो इन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक और इसमें हम बहुत ही जल्द सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका है क्या। तो मैं बताऊं आपको कि अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये दोहरी परत वाली एक कोशिकांग है जो कि कोशिका में पाई जाती है। ये कोशिका के केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो आपकी ये कोशिका है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पाया जाता है कोशिका में। तो हम बात कर लेते हैं इसकी एक एक संरचना के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले हम शुरू करते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किसने की। तो अंतर्द्रव्य जालिका की खोज जो किया वो किया के आर पोर्टर ने 1945 में किया। तो के आर पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ये इसका कार्य क्या होता है, ये जो होता है वो कहां से कहां तक फैला रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक से लेकर और कोशिका द्रव्य यानी कोशिका भित्ति तक ये फैला रहता है, ये कोशिका केंद्रक झिल्ली तक फैला रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से लेकर कोशिका की दीवार तक फैला रहता है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। इसमें अगले पॉइंट की, मैं नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करूं, पॉइंट वाइज सभी चीजों को हम देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो अगला पॉइंट इसमें हम देख देते हैं इसकी संरचना के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उस पर हम देख लेते हैं। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक और होता है, तीसरा भी होता है ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे हमें पढ़ना भी नहीं है, वो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बस 2 ही जानेंगे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके स्ट्रक्चर में आता है। तो हम ऊपर वाली देख रहे हैं, ये आपको लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये आपका जो है वो स्मूथ है, यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। इस पे राइबोसोम्स नहीं उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये चिकना होता है। क्या होता है? तो आपको दिख रहा है वो चिकना दिख रहा हो, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम्स, किसी भी प्रकार के राइबोसोम्स चिपके ना होने के कारण उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो राइबोसोम्स के चिपके हुए हैं। इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपके राइबोसोम्स हैं, ये ढेर सारे इस पे चिपके रहते हैं, राइबोसोम्स हैं। हम बात करते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी चीजों को ये सिक्रेट करता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के सिंथेसिस में कोई भी भूमिका निभा नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। हम विधिवत जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होने के कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये करेगा। और ये गोलिकाओं के रूप में कई चीजों को ऐसे सेक्रेट करके और पूरे बॉडी में जहां जहां भी आवश्यकता होगी देगा। फिर इसके स्ट्रक्चर में अगला पॉइंट बात करें तो स्ट्रक्चर में इसमें कई चीजें होती हैं। पहला होता है इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये पार्ट्स को हम देखें तो बेसिकली इसमें सिस्टर्नी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी क्या होती है? तो बेसिकली सिस्टर्नी एक चपटी नलिका नुमा संरचना होती है। सिस्टर्नी चपकी एवं पतली नलिकी नुमा संरचना होती है। फिर इसमें एक पाई जाती हैं गोलिकाएं। तो ये अंडाकार होती हैं। अंडाकार संरचना हमारी जो होती है उसको हम गोलिका कहते हैं। फिर हमारी होती है एक नलिकाएं। क्या होती है? नलिकाएं। नलिकाएं जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जोड़ने का जो कार्य करती हैं वो नलिकाएं करती हैं। तो ये नलिकाएं केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करती हैं। ये हमारा इसका फंक्शंस है। ठीक है, अब हम ओवरऑल बात कर लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? फंक्शंस। ये तो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बात किया, ये हमारा टाइप्स हो गया और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, ये टाइप्स हो गया और इसमें हमने संरचना के बारे में बात किया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें राइबोसोम साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिकाओं में होता है। तो इसके फंक्शन के बारे में बात करें, आप इसको लिख लीजिए, हम इसको निकालकर फिर लिखते हैं। चलिए, यदि इसके हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका फंक्शंस क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है? तो पहला फंक्शन होता है, ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिका में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनको कराने के लिए स्पेस मौजूद करवाती है, जगह देती है। तो इस बात को हम लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में उपापचयी अभिक्रियाओं को होने के लिए आवश्यक क्षेत्र प्रदान करती है। अगला पॉइंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती है? कोशिका को एक स्ट्रक्चर देती है और आधार प्रदान करती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कोशिका को आधार प्रदान करती है। अगला इसमें नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका प्रोटीन करेगी? प्रोटीन का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? लिपिड का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण? लिपिड का। प्रोटीन, लिपिड्स, हमारे सारे मिनरल्स, ये सभी सारी चीजें क्या हमारी बॉडी के बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कोशिका में
लिपिड का संश्लेषण करती है। अगला इसमें कहानी लिखेंगे, जो हमारा ये होती, इसको आप लिखेंगे, इतना लिखिए, चलो इतना आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम अगला देखते हैं कि तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कोशिका में ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है, का संश्लेषण करती है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट है इसमें जो बेसिकली अब इतना बहुत है, यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके क्लास के लिए बहुत ही बेहतर है। तो पढ़ेंगे इसको फिर, और इसको अच्छे तरीके से आप इसको मेंशन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसको आप फिगर को भी मैं आप मेंटेन कर सकते हैं अपने कॉपी में, और इसको आप पढ़ते रहिए, याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।